हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, हम लोग पहले ये जानने की कोशिश करते हैं इस में कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, किन नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले हम इस बात की जानकारी करते हैं कि हमने आज तक जो भी नंबर्स पढ़े हुए हैं, चाहे हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े हो, चाहे हम अपने जो दैनिक जीवन में हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं नंबर, वो सब नंबर दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। एक तो पहला प्रकार जो होता है वो नंबर्स विद डेसिमल होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें दशमलव होता है। और दूसरे नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनमें दशमलव नहीं होता है, यानी कि नंबर्स विदाउट डेसिमल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नंबर्स विदाउट डेसिमल होते हैं उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं। उनमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये ऑल दीज नंबर्स है जो कि ये किस में आते हैं? विदाउट डेसिमल, क्योंकि इन नंबर्स के साथ डेसिमल नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर इन नंबर्स के साथ डेसिमल नहीं है, इसलिए हमने कहा इन्हें विदाउट डेसिमल नंबर्स। ये नंबर्स जो भी विदाउट डेसिमल नंबर्स है ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिएगा दो पार्ट है। एक जो वैल्यू 0 से नीचे की ओर है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, एक पार्ट है जिसमें वैल्यू 0 से एबव है यानी कि 0 से बड़ी नंबर्स है। जो यहाँ पर जो पार्ट इसमें है जिसमें वैल्यू 0 से एबव है उस पार्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक पार्ट इसमें इधर है जो कि 0 से बिलो का पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। अब देखिएगा अगर इन पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूड हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। ये क्या कहलाता है? होल नंबर्स। अब ये सभी जो नंबर्स होते हैं, ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं विदाउट डेसिमल के, ये सभी जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ये रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इन सभी नंबर्स को हम P/Q के रूप में इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमने कोई नंबर ले लिया -3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज ऑल्सो रिटन एज -3/1। जैसे हमने ले लिया 2 तो दैट इज 2/1। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है ये रैशनल नंबर्स। आप देखिएगा दूसरा जो इसका पार्ट है जिसमें विद डेसिमल, ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल के साथ आते हैं, यानी कि डेसिमल के साथ आने का मतलब क्या है? ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल होते हैं। हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि एक नंबर है हमारा 0.25, सेकेंड नंबर है 0.333 और थर्ड नंबर है 0.2357 अब देखिएगा जो हमारे विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें भी 3 पार्ट के नंबर होते हैं। 3 प्रकार के नंबर हमें जो देखने को मिलते हैं। पहला जो नंबर होता है जो विदाउट डेसिमल विद डेसिमल का नंबर है, उसमें क्या होता है? कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जिनको हम डिवाइड करने पर वो अपनी वैल्यू को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि उनको डिवाइड करने पर उनका जो रिमाइंडर होता है वो 0 आ जाता है। उसके बाद वो आगे अपनी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि ये 0.25 ये कंप्लीट वैल्यू है, इसके बाद अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं आएगा। ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? ऐसे नंबर्स
ये भी रेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि अगर हम इनको भी P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इनको भी हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये भी जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ये कैसे नंबर्स होते हैं, इन्हें अब ये P/Q के रूप में हो सकते हैं, इसलिए ये रेशनल होगा। अब जो सेकेंड पार्ट बस आया, अब कुछ ऐसे नंबर्स भी हमें देखने को आते हैं जो कि जैसे कि 1/3 है, 1/6 है, जिसका जो नंबर का टर्म्स होता है वो रिपीट होता जाता है, वो कभी कंप्लीट नहीं होता। यानी कि जैसे कि 1/6 है, जिसकी वैल्यू आ जाती है 0.333, हम डिवाइड करते जाएंगे तो अनगिनत नंबर तक, इन्फिनिटी नंबर तक वो वैल्यू को अपने को रिपीट करता जाएगा। तीसरा टर्म होता है ऐसी वैल्यूज डेसिमल के बाद जो कि खुद को रिपीट भी नहीं करती हैं, लेकिन कभी भी वो कंप्लीट नहीं होती हैं। अगर हम उसको डिवाइड करते जाएंगे तो वो डेसिमल के बाद एक न्यू नंबर आता जाएगा, कोई पैटर्न उसमें नहीं होता है, एक नया नंबर आता जाता है। ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, बिग डेसिमल में आते हैं। अब देखिएगा, जो इसका पहला पार्ट है जिसमें वैल्यू कंप्लीट हो जाती है, ये क्या कहलाता है, रेशनल कहलाता है। और ये इसके सेकेंड पार्ट जो है और थर्ड पार्ट है जिसमें वैल्यू कंप्लीट नहीं होती है, ये क्या कहलाते हैं, इररेशनल कहलाते हैं। अब देखिएगा, इररेशनल में भी दो पार्ट आ जाते हैं इसमें, क्योंकि देखिएगा ये अपनी वैल्यू को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ यहाँ पर देखिएगा कि ये अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है, ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, फिर से वही वैल्यू आ रही है। यानी कि यहाँ 3 3 3 3 3, आप क्या है जितनी बार डिवाइड कीजिए वो 3 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गई प्रोसेस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर ये वैल्यू को भी नहीं रिपीट कर रहा और वैल्यू खत्म भी नहीं हो रही, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है। अब ये जो पूरा नंबर का सिस्टम है ये क्या कहलाता है, यही सब नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर्स। अब हम इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है इक्वलिट डिवीज़न लेविना। इसमें जो ये इक्वलिट डिवीज़न लेविना है, इसको पहले हम समझते हैं, इसको नेम से क्या है। इक्वलिट एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर ये है। डिवीज़न मतलब, क्योंकि ये डिवीज़न से रिलेटेड प्रोसेस है इसलिए यहाँ पर डिवीज़न। लेमिना का मतलब होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके द्वारा हम डिवीज़न की किसी भी प्रॉब्लम को जो कि इस कंडीशंस में आती है उसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जो ये होती है, हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। हमने मान लिया कि इफ़ A and B आर इंटीजर्स, अगर A और B इंटीजर्स हैं एंड, तो ये क्या होगा, इस कंडीशन के हिसाब से, इक्वलिट डिवीज़न लेविना के हिसाब से इसको एक कंडीशन को फॉलो करना होता है, दैट इज A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर A क्या है, ये डिवाइडेंट है, B डिवीज़र है, Q पोटेंट है और R रिमाइंडर है। यहाँ पर अब अगर ये इस कंडीशन को ये फॉलो करता है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्वलिट डिवीज़न लेविना, यानी कि ये उस लेविना की प्रोसेस को कहलाएगा। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है जो कि 10.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल है, फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि यूज़ इक्वलिट डिवीज़न एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए हमें इस सवाल के HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए हमें इक्वलिट डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए इसका HCF निकालना है। ये ऐसा पहला सवाल है। अब देखिएगा, इस सवाल में सबसे पहले हमको देखना है कि जो दो नंबर दिए हैं इसमें नंबर ग्रेटर नंबर कौन सा है, यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है। हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 225 इज ग्रेटर देन 135। तो हमें क्या करना है, जो 225 है उसको डिवाइडेंट के तौर पर
और 135 को डिवीज़र के तौर पर यूज़ करना है। देखिएगा, तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया दैट इज 225 और यहाँ पर 135। जब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर ये आ गया 135। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 9। अब हमने क्या करना है, अब इस प्रोसेस को जो हमने किया है, हम यहाँ पर जो हमने कहा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कंडीशन जो होती है एल्गोरिदम की, उसको फॉलो करना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, ये 225 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 135 इंटू 1 और प्लस 90। अब देखिएगा यहाँ पर, अब इसके बाद हमें क्या प्रोसेस करनी है। यहाँ तक तो ये सिंपल डिवीजन है जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा, लेकिन ये एक्यूरेट डिवीजन जो है उसमें अब यहाँ पर से क्या चेंज आता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो नंबर है उसको हमें ऐसे ही लिख देना है। अब क्या करना है, इस नंबर को जिससे हमने डिवाइड किया था, अब उसको डिवाइडेंड के तौर पर हमें ले आना है, यानी कि यहाँ पर हमें इसको लिख लेना है 135। हमने लिख लिया। अब ये देखिएगा, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा, दैट इज 90। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बचा दैट इज 45। तो हम सेकेंड प्रोसेस भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने किसको डिवाइड किया, दैट इज 135 को डिवाइड किया और ये किससे किया, 90 से किया। कितने टाइम्स गया, 1 टाइम गया और रिमाइंडर बचा 45। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग, फिर अब हमने क्या करना है, फिर जिस यहाँ पर जो डिवीज़र था उसको यहाँ पर हमने डिवाइडेंड बना दिया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ 45 है, यहाँ 90 है, 45 2 दैट इज 90। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 45। देखिएगा HCF 45 कैसे है। अब हमने इस प्रोसेस में हमें देखना क्या है कि हमारा इस प्रोसेस में रिमाइंडर 0 कहाँ पर आता है। जिस पॉइंट पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस पॉइंट पर जो डिवीज़र होगा वही हमारा HCF होगा। देखिएगा इस प्रोसेस में हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आया 0। इस जगह पर जब रिमाइंडर 0 आया था, उस प्रोसेस में जो हमारा डिवीज़र है दैट इज़ 45। तो हमारा जो HCF हो गया दैट इज़ 45। अब हम आते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जिसमें जो नंबर्स दिए हैं 196 एंड 38220। ये क्वेश्चन NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। इसमें देखिएगा, इसमें और पिछले सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस हम इसमें देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। हमें जैसा कि पता चल रहा है 38220 बड़ा है इन 96 से, तो इसलिए हम 38220 को डिवाइडेंड और 196 को डिवीज़र के तौर पर यूज़ करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा, ये पहला तो 1 टाइम्स जाएगा दैट इज़ 196। तो यहाँ पर 12 हुआ, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 17 में से 9 गया तो बचा 8, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी कि 186 यहाँ पर आया। अब देखिएगा जब यहाँ पर 186 आया, लास्ट क्वेश्चन में जब हमने किया था तो वहाँ पर इसमें और इसमें नंबर्स जो हैं, यानी कि नंबर ऑफ ये जो टर्म्स हैं, यानी कि जो नंबर्स हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि हमारी जो वैल्यू है, डिवीज़न का प्रोसेस है, वो तुरंत कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं,
सवाल में कि यहाँ पर डिवीज़न की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। अभी यहाँ पर डिवीज़न की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसके बाद हमारे पास 2 नंबर और बचे हुए हैं जिनको हम उतार सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है, जब भी हम इस प्रकार के सवाल कर रहे होते हैं तो हमें 2 चीज़ों का खास ध्यान देना होता है। पहली चीज़ डिवीज़न का जो नॉर्मल प्रोसेस है, और दूसरी चीज़ एक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम का जो प्रोसेस है, उन दोनों को अलग अलग हमें करना है। जब हमारा ये डिवीज़न का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब हम एल्गोरिदम का प्रोसेस लगाएंगे, तब तक उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा जो कि इस नंबर से कम होगा, तब हम एल्गोरिदम की प्रोसेस शुरू करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये आ गया, तो हम यहाँ पर एल्गोरिदम का प्रोसेस नहीं लगा रहे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल डिवीज़न कर रहे हैं। यहाँ पर दैट इज हमने अगला नंबर उतारा 2। अब देखिएगा ये कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। दैट इज 9 6 जा 54 का 4 कैरी लगा 5, 9 9 जा 81, 86 का 6 और कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17। अब देखिएगा इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आ गया 12 - 4 8 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर 98 बचा। हमने नेक्स्ट नंबर उतार लिया जो कि 0 है। अब देखिएगा हम इसको यहाँ पर अभी भी हमारा डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्योंकि 0 उतारा है तो यहाँ 980 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा ये 5 टाइम्स चला जाएगा। 5 टाइम्स में कितना हो गया, 980 आ गया। दैट इज रिमाइंडर 0। यानी कि ये सवाल यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसको, दैट इज 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। यहाँ पर रिमाइंडर यहीं पर 0 हो जाता है, तो यानी कि हमारा जो HCF हो गया वो कितना हो गया, दैट इज 196। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें 2 नंबर्स दिए गए हैं 867 एंड 255। इन नंबर्स को एक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम की सहायता से हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन सा नंबर 867 नंबर जो है वो 255 से बड़ा है। तो हमने क्या किया, 867 को एज अ डिवाइडेंड और 255 को एज अ डिवीज़र के रूप में हमने यहाँ पर रख लिया। हमने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो देखिएगा 3 टाइम्स में ये गया। यहाँ पर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आया दैट इज़ 102। अब देखिएगा क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस में हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है उतारने के लिए, इसलिए अब हमारी डिवीज़न की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम एक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आएंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होती है कि जो यहाँ पर डिवीज़र है वो यहाँ पर डिवाइडेंड बन जाएगा। तो हमने डिवीज़र को डिवाइडेंड बना दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पर देखिए ये 2 टाइम्स चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 204। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 51। अब यहाँ पर हमने फिर इसको डिवाइडेंड बना देते तो यहाँ 102 आ गया। अब देखिएगा 51 2 जा 102, ये कंप्लीट हो गया। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 0। तो हम इस प्रोसेस को यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। ये 102 रिमाइंडर हो गया। अब नेक्स्ट 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। यहाँ पर जो देखिए रिमाइंडर आया था वो 51 था हमने यहाँ पर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या था, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0।
अब देखिएगा इस प्रोसेस में आते आते जो तीसरी प्रोसेस है इसमें आके रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसके लिए जो डिवीजर था वही हमारा HCF हो जाएगा, दैट इज 51, यानी कि इसके लिए जो HCF हो गया जो वो हो गया 51। इस प्रकार से ये इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम का हम प्रयोग करके एल्गोरिदम की सहायता से इस प्रकार के कोई भी नंबर्स का हम HCF फाइंड कर सकते हैं।